नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। औरैया के अछलदा में एलिम्को संस्था के माध्यम से जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। 72 बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और अन्य उपकरण बांटे गए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इन बच्चों की हर संभव मदद की जाएगी। वहीं दिव्यांगों, बच्चों और परिजनों के चेहरों पर ई रिक्शा पाकर खुशी नजर आई। जिलाधिकारी से मिलने आई एक विधवा महिला को जिलाधिकारी ने एक फल की टोकरी और 500 रुपए दिए। महिला को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी हर संभव मदद की जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उनको बराबरी के बच्चों की तरह ट्रीट करें। ऐसा ना ट्रीट करें कि नहीं तू लंगड़ा है या तुझे तो दिखाई नहीं देता है। हीनता वाला जो एक व्यवहार होता है वो व्यवहार ना यूज करें, और जो कठोर शब्द हैं उनके लिए वो ना यूज करें, ताकि वो समाज में उनका जो दर्जा है वो उसको हासिल कर सके। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, ज्यादातर जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर भी होती है। अगर भगवान ने उनकी आंख की रोशनी छीन ली है तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुनने में बहुत तेज। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये समय की आवश्यकता है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री ने गांव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि गांव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय से किसी न किसी स्वरूप में की जा रही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ व्यापार बनकर ना रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में छोटे किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है, सरकार का इरादा महसूस होता है, और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है। और ये सारी बातें आप सबके साथ चर्चा में से उभरी हुई है, जिसको हमने आगे बढ़ाया है। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होगा। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। साथियों, अगर हम अपने डेयरी सेक्टर को ही देखें तो आज वो इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि इतने दशकों में उसने प्रोसेसिंग का बहुत विस्तार किया है। आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज सभी में
प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसे सुधारने के लिए जरूरी है किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के करें। और हम सब ये जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है, लेकिन उनका विस्तार करना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना, ये आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात हुई इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के नेवड़िया गांव की है। पुलिस और जिला प्रशासन घटना के बाद से मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। पुलिस के अनुसार नेवड़िया घाट गांव निवासी छेदी और महेश गंगा में मछली मारने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने 3 दिन पहले शराब पी थी। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए परिजन अस्पताल ले गए, जहां से उपचार होने के बाद उनको घर ले जाने के लिए कहा। रविवार की रात हालत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें दोबारा से अस्पताल ले जाने वाले थे कि तब तक उनकी मौत हो गई। सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों शराब पीने के आदी थे, 3 दिन पहले से बीमार थे। देखिए, हमको अभी सूचना मिली है और मैं और एसपी साहब और उनकी पूरी टीम और अभी हमारे एसडीएम वगैरह सभी लोग हम यहाँ पर आए हैं और जो इन लोकल लोगों से भी हमने जानकारी करी है, एक 55 वर्षीय व्यक्ति है, एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति है। ये दोनों की तबीयत खराब हुई थी लगभग 2 दिन पहले और ये अस्पताल में गए थे और वहाँ से ये डिस्चार्ज भी हो गए थे। डिस्चार्ज होकर आने के बाद इनकी वापस तबीयत खराब हुई और इनकी डेथ हो गई है। इसके लिए हम डॉक्टर से पैनल से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं और एक मजिस्ट्रेटी जांच हम करा रहे हैं जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। अभी लोगों ने इसमें यह भी कहा है कि अवैध शराब से मरने की बात है, तो वो पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये अवैध शराब पीने से मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और 1.17 लाख से ज्यादा प्रतिभागी ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमारे राष्ट्र का एक समृद्ध समुद्री इतिहास है। हमारे तटों पर सभ्यताएं फली फूली। हजारों वर्षों से हमारे बंदरगाह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहे हैं।
हमारे तटों ने हमें दुनिया से जोड़ा। ये शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र से संबंधित कई हितधारकों को एक साथ लाता है। साथ में हम समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। बता दें, ये शिखर सम्मेलन भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। इस शिखर का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। Friends, the Ministry of Port, Shipping and Waterways has created a list of 400 investable projects. These projects have an investment potential of $31 billion or rupees 2.25 lakh crores. This will further strengthen our commitment of overall development of our maritime sector. Friends, the Maritime India Vision 2030 has been launched. It outlines the priorities of the government. The Sagar Manthan Mercantile Marine Domain Awareness Center has also been launched today. It is an information system for enhancing maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. The Sagarmala project for promoting port-led development was announced by the government in 2016. As part of the program, more than 574 projects at a cost of $82 billion or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. Friends, the government of India is also focusing on the domestic shipbuilding and ship repair market. To encourage domestic shipbuilding, we approved the shipbuilding financial assistance policy for Indian shipyards. Ship repair clusters will be developed along both coasts by 2022. Domestic ship recycling industry will also be promoted to create wealth from waste. India has enacted Recycling of Ships Act 2019 and agreed to the Hong Kong International Convention. Friends, we want to share our best practices with the world, and we are open to learning from global best practices. Continuing with our focus on trade and economic linkage with the BIMSTEC and IOR nations, India plans to enhance investment in infrastructure and facilitate mutual agreements by 2026. सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर कस्बे में वेश्यावृत्ति से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज एक नई पहल की शुरुआत की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम कस्बे में पहुंची और लोगों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, चौकी इंचार्ज साहब, थाना इंचार्ज साहब। रोजगार तो हमारे विचार से अच्छा भी लगा, इनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं। मैं भी मान रहा हूँ प्रयास कर रहे हैं, मतलब वेश्यावृत्ति का जो क्रम है वो खत्म हो जाए, हमारी सिद्धार्थ नगर का जो कलंक है, बिस्कोहर का कलंक है, वो खत्म हो जाए तो हम लोगों को इस समाज एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। अब जब तक, अभी तो शुरुआत हुआ, जब तक मुझे लाभ मिलेगा, इन महिलाओं को लाभ मिलेगा नहीं, जब तक मैं मानूंगा नहीं कैसे लाभ है। जब तक इनको नजर आए कि हाँ ये वेश्यावृत्ति का जब मैं मुहिम को छेड़ा है और ये बंद हो रहा है, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनको कोई सरकारी योजना या इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई ये आना चाहिए सामने। अभी कह के गए हैं, कैंप लगा था, कैसा लगा आपको? लगा हो मुझे अच्छा हो। जैसे त्रिभुवन कुमार एसडीएम साहब आए थे, धीरे धीरे अपना नाम कमाने के लिए मीडिया के आगे आए, सोशल मीडिया। हो सकता है ऐसा ना हो, मुझे भी डर लग रहा है फिर ऐसा हो जाए, फिर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, विरोध। हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट है कि अभी तक यहाँ के निवासी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को नहीं जानते थे, काफ़ी योजनाओं से वंचित थे, जिससे ये अपने जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति कर रहे थे।
एसडीएम साहब और एसएचओ सीओ साहब आए थे, और क्या कहा उन लोगों ने आप लोगों को लेकर? सब शिक्षा के लिए कहे हैं, घर मकान के लिए सब कहे हैं, हम लोगों को राशन कार्ड के लिए कहे हैं। सब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारा भी मोहल्ला ये सुधर जाए। आज बिस्कोहर पहुंचे एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहां कैंप लगाया गया है और सभी को शासन की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने की जानकारी दी गई है, जिससे कि इनके बच्चे शिक्षित हो सके और परिवार भी इस धंधे को छोड़कर कुछ नया कर सके। वहीं थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा ने कहा कि जो भी खर्च लगेगा वह अपने वेतन से इन लोगों के लिए खर्च करेंगे और मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो कि एक सामाजिक बुराई के लिए जाना जा रहा था, जिसमें शासन की तरफ से जो भी सरकार की योजनाएं हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको उसका लाभ पहुँचाने के लिए एक पहल छोटी सी शुरू की गई है। और ये एक पहल है, ये एक लंबी लड़ाई है जिसे हमें और आपको, यहाँ पे रहने वाले नागरिकों को, सबको मिलकर लड़ना है और इस बुराई से धीरे धीरे दूर करना है। इसके अंतर्गत शासन के अलग अलग योजनाओं में, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, आधार हो गया, आय जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो कि एक बहुत ही कॉमन बेसिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोगों को आज तक नहीं मिल पाई हैं। इसको इन लोगों को प्रोवाइड करा के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हम सब लोग एक साथ प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। यूपी के कानपुर देहात में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना हो गई। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मऊ खास गांव के निकट अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ट्रक सवार 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएससी पुखराया से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना घाटमपुर के बरनाव गांव निवासी सभी लोग ट्रक से आलू बीनने के लिए फिरोजाबाद क्षेत्र के सिरसागंज जा रहे थे। तभी मऊ खास गांव के निकट चालक के गाना बजाने के दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रक से बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएससी पुखराया में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जा रहे थे तो ट्रक पलट गई थी और ट्रक कोयले से भरी थी, तो जो मजदूर उसके ऊपर सवारी थे वो उस कोयले के नीचे आ गए थे और सूचना पर पुलिस बल द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया, जिसमें और लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोगों में 2 पुरुष, 2 महिला, 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो जिला अस्पताल रेफर किया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीमेंट व्यवसायी विजय भगवानी उर्फ गुड्डू के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का जन्मदिन है, उन्हें बधाई, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पर संकल्प लें कि सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी के बाद अब किसी की हत्या नहीं होगी। व्यवसायी गुड्डू की हत्या अपराधियों ने एक साजिश के तहत की थी। पप्पू यादव ने कहा कि पेशेवर अपराधियों को शूट एंड साइड कर देना चाहिए। 6 महीना खौफ और डर को मिटा देने के लिए काफी। 6 महीने के बाद एक डर बच गया, तो आजीवन बिहार भी छोड़ देंगे और राजनीति भी छोड़ देंगे। वैसे भी राजनीति नहीं आती मुझे। ये घटना जघन्य है और अभी तक अपराधी इस घटना के दूर है। पूरी साजिश के साथ घटना घटी है। राज्य में अपराधियों, शराब माफियाओं का राज चल रहा है। बड़े बड़े नेता अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। 6 माह के अंदर चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों को फांसी दे देनी चाहिए। पप्पू यादव ने आगे कहा कि शराब के खिलाफ आवाज उठाने वाले को पुलिस माफियाओं से मिलकर मरवा देती है। जो भी संरक्षण दे रहा हो, चाहे वो कोई नेता हो, उसको भी उस केस में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए।
पूरी संपत्ति की जांच होना चाहिए कि 15 साल से 30 साल पहले किसके पास संपत्ति नहीं थी और आज करोड़पति कौन कौन है, और उसकी संपत्ति सीज होनी चाहिए। 5 साल के शराब माफियाओं बंद होने के बाद आज तक किसी की संपत्ति नीतीश कुमार ने सीज नहीं की, ना बैंक अकाउंट सीज किया, और ना ही शराब बेचने वाले को कभी सजा हुई। शराब पीने वाले को सजा करवा दी गई, शराब बेचने वाले को नहीं हुआ। एसपी पर एफआईआर नहीं हुआ, कलेक्टर पर एफआईआर नहीं हुआ, जबकि इन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम सजा देंगे, और एसपी कलेक्टर सस्पेंड और डिस्चार्ज होगा। एक भी एसपी कलेक्टर डीएसपी अभी तक शराब, जबकि हर दिन 5 करोड़ का शराब पकड़ाता है एक जिले में। 5,000 करोड़ का बजट था शराब का और 50,000 करोड़ पर आ गए। 5,000 से 50,000 सरकारी बजट था 5,000 जब 5 साल पहले बंद हुई थी, और आज 50,000 करोड़। तो कौन रोक लेगा अपराधी को? अपराधी के खिलाफ कंप्लीट पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक व्यवहार करना पड़ेगा। अपराधी का जगह शमशान, अपराधी का दूसरा कोई जगह नहीं। क्योंकि मेजरगंज में दरोगा दिनेश राम ने शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी भी हत्या करवा दी। 15 सालों से सत्ता में बैठी सरकार अपराधियों का समर्थन कर रही है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल हो चुकी है। बिहार में शराब माफियाओं का बोलबाला है। शराब की दुहाई देते रहते, तो नीतीश कुमार जी तय कर दे, आज तय ले ले कि 6 महीने के बाद 1 बूंद शराब बिहार में बिक गई तो सरकार से रिजल्ट। और वो शराब कम, जहरीला शराब सबसे ज्यादा गांव में बन रहा है। हर दलितों के गांव में जहरीले शराब का भट्टी खुलवा दिया गया माफियाओं के द्वारा। पैसे भी का लोग, डर भी, और शराब पिला भी रहा। कोई पंचायत नहीं है जहां शराब की जहरीली भट्टी ना खुली हो, कोई पंचायत। निर्णय ले कि 2 महीने के अंदर शराब माफिया की टोटल संपत्ति जब्त होगी। सर, ये एमएलए एमपी अपराधियों के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? दरोगा के मर्डर के पीछे क्या कारण है? वहां के थानेदार अपराधियों से मिले हुए थे। दरोगा को साजिश के तहत मरवाया गया, और मरवाने में प्रशासन की भूमिका है। दरोगा के नेतृत्व में फल फूल रहा था वो सारे अपराधी, और जो यहां के एसपी को पता है, कौन स्मगलर है यहां, कौन नेता स्मगलिंग नहीं कर रहा है? किस नेताओं के घर में स्मगलिंग का पैसा नहीं जा रहा सीतामढ़ी में? किसको पता नहीं है? स्मगलिंग के पैसे से तो सांसद एमएलए एमपी लोग बनते हैं यहां। अब शराब माफिया पंचायत चुनाव को प्रभावित करेगा। वो तय करेगा मुखिया कौन बनेंगे, सरपंच कौन बनेंगे, वार्ड सदस्य कौन बनेंगे। अभी क्या हुआ? पूरा लोकतंत्र कोलैप्स कर जाएगा इस पंचायत चुनाव, और लगभग जनप्रतिनिधि शराब माफिया, जमीन माफिया
क्या पैसे से बनेगी। हाथरस में छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की के पिता की हत्या करने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को खुद पूरे मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। सीएम योगी ने इस मामले में सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी के हाथरस में 2.5 साल पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की हत्या का आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने अपनी बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर अमरीश नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। आइए अब जानिए कि 2.5 साल पुरानी रंजिश की पूरी कहानी क्या है। 2.5 साल पुरानी रंजिश का बदला कैसे लिया गया, एसपी विनीत जायसवाल ने बताया। 1 मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश जारी है। वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पर किसको कौन ठोक दे ये नहीं पता है, और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि ये घटना छिपा ली जाए, और उस बेटी का सम्मान भी नहीं किया। और इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि इन्हें परवाह नहीं है कि उनके पास बहुमत है, इसलिए इनको अपने बहुमत का घमंड है, इनको अपनी दिल्ली सरकार का घमंड है, इनको अपनी जातिवादी व्यवस्था के तहत जाति के आधार पे जो अधिकारी पोस्ट हैं उन पे घमंड है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बन नहीं पा रही उत्तर प्रदेश में। क्या कोई सोच सकता था? माँ, उसके भाई, उसके परिवार के लोग चाहते थे हाथरस के इससे पहले वाली घटना में कि हमारी बेटी का आखिरी सम्मान हो जाए, कम से कम हमें दाह संस्कार करने का मौका मिल जाए, सुबह दाह संस्कार कर दें। आजमगढ़ में 1.5 साल पूर्व वेस्टर्न मनी यूनियन संचालक से हुई 12,20,000 की डकैती के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। 5 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 6ठे आरोपी को एसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। 7वां आरोपी उमर अभी फरार है। आपको बता दें कि फूलपुर कस्बा निवासी उमाशंकर जायसवाल रोडवेज के पास वेस्टर्न मनी यूनियन का संचालन करता है। 29 जुलाई 2019 को वह सरायमीर के एक बैंक से 12 लाख रुपए लेकर बाइक से लौट रहा था। फूलपुर कस्बा के पास कार सवार बदमाशों ने उसे धक्का मारकर उससे
रुपयों से भरा बैग लूट लिया था और फरार हो गए थे। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान मोहम्मद बकी खान, रेहान, अकदस, असवद, वसीम, साकिर का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर 6,58,000 रुपये बरामद कर लिए थे। अभियुक्तगण असवद और उमर घटना के बाद से फरार चल रहे थे। इन पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके मिलने छिपने के संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ लखनऊ शाखा से भी अनुरोध किया गया था। फरार अभियुक्त असवद को मुंबई क्षेत्र के थाना नौपाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 2 मोबाइल और 10,500 रुपये बरामद हुए हैं। 2019 में एक बड़ी लूट हुई थी और उसमें अपराधी प्रकाश में आए थे। उसमें से एक अपराधी फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। 2019 से ये अपराधी फरार था। ये इसकी सूचना एसटीएफ को भी दी गई थी। गिरफ्तारी के लिए जो रिक्वेस्ट था वो एसटीएफ को दिया गया था और एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये जो 25,000 का इनामी बदमाश है, ये मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और इसे जेल भेजा गया। आजमगढ़ पुलिस ने 60 किलो गांजा के साथ 2 महिलाओं सहित 7 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि निजामाबाद थाना पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मोहम्मदपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में गांजा लेकर कुछ लोग आ रहे हैं। पुलिस ने मोहम्मदपुर की तरफ से आने वाले वाहनों की और व्यक्तियों की सघन चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी मोहम्मदपुर की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस के रोकने पर गाड़ी रुक गई। जांच के बाद गाड़ी की सीट में छिपाकर रखा गया करीब 60 किलो गांजा बरामद हुआ। घटना की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि स्कॉर्पियो से 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल, 60 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजा की कीमत बाजार में करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जो मादक पदार्थ की जो तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अभियान जनपद में चलाया जा रहा था और उसी क्रम में आज ये चौथी बड़ी खेप बरामद हुई है। लगभग 61 किलो गांजा पकड़ा गया है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है और इसके अंदर जो बॉक्स बनाया गया था सीटों के नीचे, उसके अंदर से ये लगभग 61 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें मेन बात ये है कि इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक जौनपुर का है, एक बिहार का है और बाकी अभियुक्त उड़ीसा के हैं और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये दिखाते हुए कि हम गाड़ी में महिलाओं वगैरह को बैठा के चल रहे हैं, उसके नीचे लग्जरी गाड़ी में स्कॉर्पियो में गांजा ले आते थे और ला के इधर उतारते थे। तो ये सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है और अभी इनसे बहुत सारा इनपुट मिला है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई बहुत जल्दी की जाए। विद्युत उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल को जमा करने के लिए बिजली विभाग लगातार नई योजनाएं ला रहा है। इसी क्रम में 1 मार्च से घरेलू उपभोक्ताओं और निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना स्कीम आई है। इस समय आजमगढ़ में 2,39,000 घरेलू विद्युत उपभोक्ता 10,000 रुपये से ऊपर के बिल के बकायेदार हैं। बकायेदारों में करीब 16,000 निजी नलकूप के भी उपभोक्ता हैं। आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड अरविंद सिंह ने बताया कि ये योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जो किन्हीं कारणों से अपने घर का बिल जमा नहीं कर पाए थे और जिसके चलते बिजली के बिल साथ ही सरचार्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया। इस योजना में उपभोक्ता चाहे तो खुद से ऑनलाइन या जनसेवा केंद्र अथवा विद्युत विभाग के संबंधित कार्यालय में जाकर 30% बकाया धनराशि का जमा करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 मार्च तक जारी रहेगी। इसके उपरांत 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाया बिल जमा करना होगा। इसके अलावा अगर बिजली का बिल पैसा जमा करने के बाद भी बढ़कर आता है तो उसका समाधान संबंधित उपखंड कार्यालय पर किया जाएगा। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं से पहले कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी बकाया बिल जमा करने की योजना चलाई गई थी। इस समय वर्तमान में 1 मार्च से LMB 1 घरेलू और LMB 5
निजी नलकूप के लिए एक मुफ्त समाधान योजना की स्कीम आई है और इसमें जो है पंजीकरण की अवधि जो है 15 मार्च तक है और शेष पूर्व धनराशि भुगतान करने के अवधि जो है 31 मार्च तक है और इसमें जो है घरेलू और निजी नलकूप के उपभोक्ता इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के समय जो है जनवरी तक के पूरे बिल का 30% रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराने के लिए भुगतान करना होगा और शेष धनराशि जो है 31 मार्च से पहले जमा करना होगा। एक मुफ्त समाधान योजना है तो क्या कुछ इजाफा हुआ है बिजली जमा करने वालों का? अभी तो 1 मार्च से अभी शुरू हुआ है तो इसका जो है इजाफा होगा और अधिक से अधिक लाभ मिलेगा उपभोक्ताओं को जिनके बिल में न जमा करने के कारण अधिक सरचार्ज दिखा रहा था, ज़्यादा बिल दिखा रहा था तो सरचार्ज माफ़ हो जाएगा। तो काफ़ी समय शिकायतें हैं कि बिल बढ़ के आ रहा है तो उसको लेके क्या कर रहे हैं? अगर बिल बढ़ के आ रहा है उसमें कोई त्रुटि है तो उपखंड कार्यालय और हमारे कार्यालय में आके जो भी आते हैं उनका तुरंत समाधान कर दिया जाता है। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। और मैं एक चीज़ और ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये पंजीकरण कराने के लिए जो सहज जन सेवा केंद्र हैं वहाँ पर भी उपभोक्ता जाके अपना पंजीकरण करा सकते हैं, ऑनलाइन भी खुद कर सकते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। कितने केंद्र खुले हैं सर? हमारे यहाँ जो कैश कलेक्शन काउंटर है सभी पावर हाउस पे है, ऑफिस में है और जो सहज जन सेवा केंद्र हैं हर मार्केट में है, आप वहाँ पर भी करा सकते हैं। तेल कंपनियों ने मार्च महीने के पहले दिन ही महंगाई का झटका दिया है। तेल कंपनियों ने 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़कर 819 रुपए हो गई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। वहीं दिल्ली में गैर सब्सिडी वाला 14 किलोग्राम वाला सिलेंडर पहले 794 रुपए का था और अब 819 रुपए का हो गया है। पिछले महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हुई थी। 4 फरवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हुए थे। इसके बाद 15 फरवरी को बढ़कर ये कीमत 769 रुपए हुई और 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपए से 794 रुपए पर आ गई। वहीं अब फिर एक बार और बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 819 रुपए हो गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। दूसरी ओर बता दें कि घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी शांति रही। सोमवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 91 रुपए 19 पैसे और डीजल 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है।